नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए जीव विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा अध्याय चला हुआ था, बीच में रुका हुआ था, जिसका नाम था हमारा कोशिका, जिस चैप्टर का नाम था हमारा कोशिका अर्थात सेल। तो जो सेल है, हमारा जो कोशिका है, उसकी हमारी 2 क्लास हो चुकी थी। तो आज लास्ट क्लास होगी और इस लास्ट क्लास में जो है हम जो सेल टॉपिक है उसे समाप्त कर देंगे। देखिए जो सेल है, तो सेल के हम क्या है, सेल के हम कोशिकांग पढ़ रहे थे। जो सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं, तो उसमें हमने पढ़ लिया था आपका लाइसोसोम के विषय में, हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडी के विषय में, हमने पढ़ा था सेल वॉल के विषय में, हमने पढ़ लिया था सेल मेम्ब्रेन के विषय में, डीएनए हो गया आपका, आरएनए हो गया आपका, गुणसूत्र हो गया आपका और जीन हो गया आपका। तो लगभग ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब केवल कुछ ही कोशिकांग बचे हुए हैं आपके कोशिका के अंदर। तो आइए देखते हैं हमारा जो कोशिकांग है, अपने अगले कोशिकांग की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है हमारा राइबोसोम। जिसका नाम है हमारा अगला जो कोशिकांग है, इसका नाम है हमारा राइबोसोम। जिसका नाम है हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम के विषय में यदि बात करें तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो राइबोसोम की खोज की थी आपकी पैलेड नामक वैज्ञानिक ने। जो राइबोसोम की खोज की थी वो पैलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस वजह से राइबोसोम को पहले पैलेड कण कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित कर जो है आपका क्या कर दिया गया था, तो बाद में जो नाम परिवर्तित करके कर दिया गया था वो कर दिया गया था राइबोसोम। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। तो कोशिका का जो सबसे छोटा कोशिकांग है वो भी हमारा कौन सा है, तो वो भी राइबोसोम है। और आपको इससे पूर्व में बताया था कि जो कोशिका है, इसका जो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, वो होगा केंद्र। जो सबसे छोटा कोशिकांग है वो कौन सा होगा, हमारा राइबोसोम। तो जो राइबोसोम है वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जो राइबोसोम है वो मेनली 2 प्रकार के होंगे। पहला होगा 70S और दूसरा होगा 80S। यानी राइबोसोम 2 प्रकार के हैं, 70S और 80S। तो आपसे पूछेगा राइबोसोम के कितने प्रकार है, तो 2 प्रकार है, 70S और 80S। आपसे पूछेगा जो 70S जो राइबोसोम है वो किस सेल में पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक में। और 80S की बात करें तो आपका पाया जाएगा यूकैरियोटिक में। अब प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, ये आपको पहले बता दिया गया था। जो हमारी सेल है वो 2 प्रकार की होगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल है इसके केंद्र के बाहर झिल्ली नहीं पाई जाएगी, अगर पाई भी जाएगी तो अपनी टूटी फूटी यानी क्षतिग्रस्त अवस्था में होगी। और जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल का जो केंद्र है उसके बाहर प्रॉपर एक झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो जो राइबोसोम है ये प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है, अर्थात ये प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। इस वजह से जो राइबोसोम है इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहा जाता है। यानी जो राइबोसोम है इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, यानी कि सेल में जो है प्रोटीन बनाने की जो फैक्ट्री है वो किसे कहा जाएगा आपका, तो राइबोसोम को कहा जाएगा। राइबोसोम के लिए इतनी ही चीज़ें महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा राइबोसोम की खोज किसने की, तो पैलेड ने की। राइबोसोम का पूर्ण नाम क्या था, तो पैलेड कण था। राइबोसोम कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, 70S और 80S। 70S किस में पाया जाएगा, तो प्रोकैरियोटिक में। 80S किस में पाया जाएगा, तो यूकैरियोटिक में। राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे कहा जाएगा, तो आपका राइबोसोम को कहा जाएगा। तो राइबोसोम में केवल इतनी ही बातें हैं आपकी। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कोशिकांग की ओर। तो इसे रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला कोशिकांग है उसका नाम होगा रिक्तिका। जो हमारा अगला कोशिकांग होगा, अब हमारा जो नेक्स्ट कोशिकांग होगा उसका नाम होगा हमारा रिक्तिका। तो जो नेक्स्ट कोशिकांग है उसे हम कहेंगे रिक्तिका। इसे रिक्तिका भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम रसधानी भी है, रसधानी, और इंग्लिश में बोल देते हैं इसे वैक्यूल्स। आप रिक्तिका बोलिए, रसधानी बोलिए या वैक्यूल्स बोलिए। ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं आखिर क्या है रिक्तिका। देखो रिक्तिका कुछ नहीं है, रिक्त का पता होगा आपको। रिक्त का मतलब क्या हो, कोई खाली स्थान। तो रिक्तिका क्या है, जो हमारी सेल है तो कोशिका के अंदर एक खाली स्थान है। कोशिका के अंदर एक खाली स्थान है। तो उस खाली स्थान में क्या होता है, तो उस खाली स्थान में कुछ मात्रा में जो आपका जो आपके खनिज है, जो आपके मिनरल्स है, जो आपका पानी है, वो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्टोर हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा। और जब सेल को बाहर से मिलना बंद हो जाएगा, आपका जो मिनरल्स हैं, पानी है, वो बाहर से मिलना जब बंद हो जाएगा,
तो उस समय जो सेल को जीवित रखने का जो कार्य करेगा वो रिक्तिका करेगा, रसधानी करेगा, वैक्यूल से करेगा। तो इसी वजह से जो हमारी रिक्तिका है, रिक्तिका को स्टोर हाउस ऑफ सेल, यानी जो सेल है, सेल का स्टोर हाउस भी कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। और ये क्या है? स्टोर हाउस ऑफ सेल। ये स्टोर हाउस किसका है? सेल का है। और हमारे शरीर का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका लीवर को। तो रिक्तिका के विषय में अगर बात करें तो रिक्तिका के विषय में इतनी ही बातें हैं। तो आइए अब हम अपने अगले कोशिकांग की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है तारककाय अर्थात सेंट्रोसोम। अब हम बढ़ते हैं तारककाय की ओर, सेंट्रोसोम। अगर हम तारककाय की बात करें, तारककाय सेंट्रोसोम, तो आपसे पूछेगा तारककाय की खोज किसने की? तो तारककाय की खोज की थी आपकी बोबरी ने, यानी बोबरी नामक वैज्ञानिक ने तारककाय सेंट्रोसोम की खोज की थी। तो उसका काम क्या है? तो सिंपल सा बात समझिए, ये कराता है कोशिका विभाजन, यानी कोशिका का विभाजन कराने का कार्य करता है। तो शरीर में जिस स्थान पर ज़्यादा सेंट्रोसोम होंगे वहाँ पे कोशिका का विभाजन ज़्यादा होगा, और शरीर में जिस स्थान पर सेंट्रोसोम कम होंगे वहाँ पर कोशिका का विभाजन कम होगा। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति मारता है, प्रहार करता है, तो यहाँ की जो सेल है वो क्या होगी? डेड सेल होगी आपकी। तो उसके बाद यहाँ पे जो सेल है, जो उसके आसपास बराबर वाली सेल है, ये अपने आप अंदर डिवीजन करेगी, और डिवीजन करने के बाद क्या करेगी? जो खाली स्थान हुआ है भर देगी आपकी। तो सिंपल सी बात है, तो वो जो काम करेगा वो कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा। तो सेल का डिवीजन कराने में जो सहायक है वो कौन है? आपका सेंट्रोसोम है। तो आपसे हो जाएगा जो सेल डिवीजन है उससे कराने में सहायक कौन होगा? तो तारककाय होगा, सेंट्रोसोम होगा। सेंट्रोसोम की खोज किसने करी? तो बोबरी ने करी। और आपको इस चीज़ का पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो सेल डिवीजन होता है वो हमारे किस स्थान पे होता है? तो लीवर में होता है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाएगा? तो लीवर से पाया जाएगा। जो लीवर की सेल होगी, हिपैटिक कोशिका, हिपैटिक सेल में। और सबसे कम सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाएगा? जो हमारा मस्तिष्क है उसकी सेल जो है न्यूरॉन। तो आपको बताया था न्यूरॉन में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है, यानी अगर न्यूरॉन सेल डेड होगी तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं इनके बनने के। क्योंकि कारण क्या है? उनमें वहाँ पे क्या नहीं पाया जाता? आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। और लीवर में सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? आपका सेंट्रोसोम है आपका। इस वजह से लीवर जो है अपना पुनर्निर्माण बहुत ही जल्दी करता है। तो ये हमारा सेंट्रोसोम था आपका। ठीक है, इतने पूछेगा सेंट्रोसोम की खोज किसने करी? बोबरी ने करी। आपका सेंट्रोसोम का काम क्या है? मैंने बता दिया, कोशिका के अंदर विभाजन करना है आपका सेंट्रोसोम का प्रमुख कार्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपना जो है अगला देखते हैं, अगला कोशिकांग। तो अगर अगले कोशिकांग की बात करें तो अगले कोशिकांग का नाम है प्लास्टिड। जो हमारा अगला कोशिकांग होगा, अगले कोशिकांग का नाम होगा हमारा प्लास्टिड। और प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं? तो लवा। प्लास्टिड, और प्लास्टिड को हम क्या बोलेंगे? तो प्लास्टिड को बोलेंगे हम लवा। सबसे पहली बात तो ये याद रखेंगे, जो प्लास्टिड है वो केवल किन में पाया जाएगा? पादपों में। यानी प्लांट सेल होगी, केवल प्लांट सेल में जो है आपका प्लास्टिड पाया जाएगा। और प्लास्टिड का काम क्या होगा? ये पादपों में, पौधों में रंगों का निर्धारण करने का कार्य करता है। जो पादप है, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें जो रंगों का निर्धारण है, जो फल है आपका, उनमें जो काम करेगा वो कौन करेगा? आपका प्लास्टिड करता है आपका। ठीक है, तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड की खोज किसने की थी? तो जो प्लास्टिड की खोज की थी वो करी थी हेकल नाम के वैज्ञानिक ने। और आपसे पूछेगा जो प्लास्टिड का नामकरण करा था वो किसने करा था? तो वो किया था आपका सिंपलर ने। मतलब जो नामकरण है वो सिंपलर ने किया था, जो खोज है वो किसने की थी? तो हेकल ने की थी। प्लास्टिड किसमें पाया जाएगा? तो पादपों में पाया जाएगा। दूसरी बात आपका कि जो प्लास्टिड होंगे ये 3 प्रकार के होंगे। प्लास्टिड आपके 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा पर्णहरित, दूसरा होगा पर्णरहित, और तीसरा होगा आपका श्वेत वर्णक। पर्णहरित, पर्णरहित और आपका श्वेत वर्णक। ठीक है, पर्णहरित को बोल देंगे क्लोरोप्लास्ट। इसी के नीचे लिख रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट। इसे बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। और श्वेत वर्णक की बात करें तो उसे बोलेंगे हम ल्यूकोप्लास्ट। तो आपसे मुझे
जो प्लास्टिड है वो किसमें पाया जाएगा? पादपों में। प्लास्टिड की खोज किसने करी? तो हैकल ने करी। और जो प्लास्टिड का नामकरण करा वो किसने करा? आपका सिंपलर ने करा। प्लास्टिड कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का, पर्णहरित, पर्णरहित और आपका श्वेत वर्णक। ठीक है, सिंपल सी बात में समझ लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। जो पर्णहरित है, पादपों में, पेड़ पौधों में जितना भी हरा रंग है वो सारा का सारा किसकी वजह से है? पर्णहरित की वजह से है। हरे को छोड़ के बाकी जो रंग है, आपका पीला हो गया, आपका पपीते का रंग जो पीला हो गया, आपका टमाटर का रंग होगा, चुकंदर का रंग होगा, उन सभी के लिए, बाकी रंगों के लिए कौन उत्तरदायी है? आपका पर्ण रहित उत्तरदायी है। और श्वेत वर्णक पाया जाता है आपके पेड़ों की जो जड़ें होंगी, जड़ों में पाया जाएगा। आपका जड़ों में, आपका जो जड़ें होंगी उनमें भोजन को अवशोषित करने का कार्य कौन करेगा? आपका श्वेत वर्णक, यानी जड़ों में पाया जाएगा। ये आपका हरे रंग के लिए उत्तरदायी होगा और ये बाकी सभी रंगों के लिए उत्तरदायी होगा। और दूसरी एक बात याद रखेंगे, आपसे कभी पूछ सकता है क्या पर्णहरित पर्णरहित में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पर्णरहित पर्णहरित में कन्वर्ट नहीं हो सकता आपका। ये बात याद रखेंगे। मान लीजिए आम था, पहले हरा था, उसके बाद कैसा हो गया? वो पीला हो गया। तो पहले जब हरा था तो वो क्या था? पर्णहरित, और जब पीला हो गया तो कहीं में चला गया? पर्णरहित में। हरी मिर्च थी आपकी, तो पहले क्या थी? पर्णहरित थी, उसके बाद जब लाल होगी तो क्या होगी? आपकी पर्णरहित होगी। लेकिन वापस चेंज नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि मिर्च लाल होगी उसके बाद हरा हो जाए आपका। ठीक है, तो भैया ये थे हमारे कोशिका के प्रमुख कोशिकांग। लगभग कोशिका के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई। अब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कि कोशिका के अंदर विभाजन किस प्रकार से होता है। तो आइए उस चीज़ को भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसे रफ कर रहा हूँ मैं। बाकी ये टॉपिक जैसे ही पूरा होगा, इसकी 2 क्लास पहले हो चुकी थी, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो है कल तक जो है इसमें PDF में डाल दूंगा, PDF तैयार करके। तो आपका जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें कोशिश करूँगा कि जो कल तक है आपको PDF उपलब्ध करा दी जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कोशिका विभाजन। तो इससे भी रफ कर देता हूँ मैं, तो यहीं पे लिख दूंगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो जो कोशिका विभाजन है, कोशिका में 3 प्रकार का विभाजन होता है। कोशिका में 3 प्रकार का विभाजन होगा। पहला विभाजन होगा असूत्री, दूसरा होगा समसूत्री, और तीसरा होगा अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। ठीक है, इंग्लिश में बोल देंगे, इसे बोल देंगे, असूत्री को बोल देंगे एमाइटोसिस, और समसूत्री को बोल देंगे माइटोसिस। इसे बोल देंगे माइटोसिस, और इसे बोल देंगे मियोसिस। इसे बोल देंगे आपका मियोसिस। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, आपका एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस आपका। तो कोशिका में 3 प्रकार से विभाजन होगा। आपसे पूछेगा असूत्री विभाजन किसमें होगा? तो असूत्री विभाजन होगा आपका जितने भी बैक्टीरिया है उन सभी बैक्टीरियाओं में जो विभाजन होगा वो होगा हमारा असूत्री विभाजन। अगर समसूत्री और अर्धसूत्री की बात करें तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होगा मानव में। यानी हमारे अंदर जो विभाजन होगा वो कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री भी होगा, अर्धसूत्री भी होगा। देखिए, सम का मतलब समान और अर्ध का मतलब आधा। देखिए, समसूत्री विभाजन भी होगा, अर्धसूत्री विभाजन भी होगा। और याद रखेंगे अर्धसूत्री विभाजन किस समय होगा? तो अर्धसूत्री विभाजन होगा आपका प्रजनन के समय। अर्धसूत्री विभाजन होगा आपका प्रजनन के समय। बात को समझिए। देखो, समसूत्री विभाजन की बात करें, मान लीजिए हाथ था आपका, और हाथ का ये इतना हिस्सा होगा, ये हिस्सा इतना डैमेज होगा, यहाँ पे कोई चोट लगी तो यहाँ की जो सेल थी वो क्या होगी? मृत होगी, डेड होगी। तो जो बराबर की, इसके बराबर में जो सेल पाई जा रही थी, तो बराबर में जो सेल पाई जा रही थी ये अपने अंदर डिवीजन करेंगे। तो जब ये अपने अंदर डिवीजन करेगी तो वो डिवीजन कहलाएगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री कैसे? मान लीजिए ये सेल थी, तो ये सेल क्या करेगी? अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ लेगी। अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ लिया तो कितनी सेल बन गई आपकी? 2 बन गई सेल। तो जो सेल 2 सेल बनी, एक सेल क्या करेगी? जिस स्थान से टूटी खुद वो स्थान भरेगी, और दूसरी सेल क्या करेगी? जो खाली स्थान है उसे भर देगी। उसके बाद ये क्या है? ये भी अपने आप को तोड़ लेंगे, ये भी 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे। तो ये भी समसूत्री का मतलब समान विभाजन हुआ आपका। भाई एक था, 2 हिस्सों में टूट गया, एक वहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला गया आपका, तो इसे कहा जाएगा समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन होगा आपका प्रजनन के समय। प्रजनन के समय ही अर्धसूत्री विभाजन होगा। कहने का मतलब है इसमें जो होगा आपका आधा होगा। अर्ध का मतलब क्या होगा? आधा। देखिए कैसा होगा, यहाँ पे मैं इसी के नीचे यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ।
इसे रफ कर दूंगा। तो आप इसे इतना याद रखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन किस समय होगा, तो अर्धसूत्री जो विभाजन होगा वो आपका प्रजनन के समय होगा। देखिए जैसे आपको पता है कि गुणसूत्र कितने पाए जाएंगे हमारे में, गुणसूत्र कितने पाए जाएंगे, 23 जोड़े पाए जाएंगे, 46 पाए जाएंगे। अगर मेल की बात करें तो मेल में कितने होंगे, अगर मेल की बात करें तो मेल में कितने होंगे 44 और प्लस x और y, और फीमेल की बात करें तो कितने होंगे 44 प्लस x और x। यही तो होंगे आपके गुणसूत्र, 44 तो सेम होंगे और 2 अलग होंगे आपके। तो जिस समय आपका प्रजनन होगा, जिस समय शिशु का निर्माण होगा, तो उस समय क्या होगा, ये नहीं होगा कि 46 माता के आ जाएंगे 46 पिता के आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा आपका, आधे माता के आएंगे और आधे पिता के आएंगे। तो यहाँ से जैसे पिता है तो जब एक सेल का निर्माण होगा तो उस समय क्या होगा, यहाँ से कितना आएगा आपका, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। कहने का मतलब है आपको सिंपल बात में समझा रहा, आपका जो 44 है, इन 44 में से बच्चे में कितने जाएंगे 22, और x और y में से कितना जाएगा, केवल 1 जाएगा, मान लो x चला गया, ठीक है। और जो माता है, माता में से भी कितने जाएंगे 22, और इन दोनों में से 1 जाएगा, तो मान लो x चला गया। तो 22 कितने हो गए 44, और ये 2 कितने हो गए प्लस 2, तो कितने हो गए 46। और आपको पता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाए 46, और पैदा होने वाली संतान क्या होगी, जब XX है तो क्या होगी, लड़की होगी, ठीक है। आपको देखिए बस इतना बूझेगा, कोशिका में विभाजन कितने प्रकार से होगा, तो 3 प्रकार से, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। हमारे में कौन सा पाएगा, समसूत्री और अर्धसूत्री। अर्धसूत्री किस समय होगा, प्रजनन के समय होगा। असूत्री किसमें पाया जाएगा आपका, तो बैक्टीरिया में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये कोशिका विभाजन था, सेल डिवीजन था। तो इसी के साथ हमारा जो कोशिका चैप्टर है, जो सेल चैप्टर है, वो यहीं पे समाप्त होगा, और जो बायोलॉजी के बचे हुए चैप्टर हैं वो भी आपको जल्दी कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।